अगर आप भी इंडोनेशिया से हज पर जाने का सपना अपनी आंखों में लिए बैठे हैं और सालों से मक्का मदीना के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि आप ज्यादा वक्त तक इंतजार किए बिना जल्दी और सही तरीके से इंडोनेशिया से हज के लिए कैसे जा सकते हैं। आज हम आपके लिए इंडोनेशिया से लेकर सऊदी अरब तक का पूरा हज ट्रिप प्लान इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं, ताकि आपको हर स्टेप क्लियर हो जाए और आपका सपना और करीब आ सके। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों में से एक इंडोनेशिया में लोगों को हज के लिए काफी इंतजार भी करना पड़ता है। ये इंतजार कभी कभी 11 से 40 साल तक भी हो जाता है। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। यहाँ लगभग 23 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। हर साल सऊदी अरब इंडोनेशिया को लगभग 2,21,000 हज कोटा देता है और कभी कभी ये बढ़कर 2,41,000 तक भी हो जाता है। इंडोनेशिया में हज का नंबर इन दो तरीकों से आता है। सीट आवंटन। सऊदी अरब से मिले तय कोटे के मुताबिक हर साल सरकार उन आवेदकों को हज पर भेजती है जिन्होंने कई साल पहले अप्लाई किया था और अपनी बारी का लंबा समय पूरा कर लिया होता है। दूसरा होता है लॉटरी या ड्रॉ सिस्टम। कोटे से जुड़ी कुछ खास या आरक्षित सीटों जैसे बुजुर्गों के लिए और कई बार वेटिंग लिस्ट से अचानक खाली हुई सीटों के लिए वहां की सरकार लॉटरी या रैंडम ड्रॉ सिस्टम निकालती है, ताकि प्रोसेस बेहद ट्रांसपेरेंट रहे। वहां की सरकार अब इस कतार यानी वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए टिकट वॉर यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसे नए तरीकों को भी लागू करने की सोच रही है। तो चलिए अब समझते हैं इंडोनेशिया में हज की क्या अहमियत है। यहाँ इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। हर घर में बचपन से ही ख्वाब होता है, एक दिन हम भी हज जरूर करेंगे। लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ इस सफर के लिए जोड़ते हैं। अब बात करते हैं इस्लाम में हज इतना जरूरी क्यों है। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो शख्स ताकत रखता है उस पर हज फर्ज है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हज करता है और गुनाहों से बचता है वो ऐसे लौटता है जैसे अभी पैदा हुआ हो। तो चलिए अब हज ट्रिप की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आप 2 तरीके से हज ट्रिप प्लान कर सकते हैं। पहला तरीका गवर्नमेंट हज पैकेज का है और दूसरा प्राइवेट या स्पेशल हज पैकेज। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट हज पैकेज की। इंडोनेशिया में हज का सिस्टम पूरी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर केमनाग में। फिर बैंक में हज सेविंग अकाउंट खोला जाता है। इसके बाद मिलता है क्यू नंबर और यही तय करता है कि हज 10, 20 या 40 साल बाद मिलेगा। इसमें वेटिंग टाइम लगभग 11 से 40 साल तक भी हो जाता है। जो लोग रजिस्टर करते हैं उनकी संख्या लगभग 55 लाख होती है। इसके बाद आता है ट्रेनिंग फेज। जब नंबर करीब आता है तो गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है। हज रिचुअल्स ट्रेनिंग, हेल्थ चेकअप्स, ट्रैवल गाइडेंस, बेसिक अरेबिक सपोर्ट। अब बात करते हैं उस सफर की जो एक सपना हकीकत में बदलता है। इंडोनेशिया से हज की पूरी यात्रा आमतौर पर 30 से 45 दिन तक चलती है। इसमें शामिल होता है ट्रैवल टाइम, मक्का स्टे, मदीना स्टे, मीना अरफात, मुजदलिफा डेज, रिटर्न जर्नी। हर पिलग्रिम को पूरा ग्रुप वाइज शेड्यूल दिया जाता है। हज फ्लाइट्स आमतौर पर इन बड़े एयरपोर्ट से जाती हैं, जैसे जकार्ता, सियोकार्नो हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सोराबिया जोंटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैदान, कोलानामू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मकसर, सुल्तान हसनुद्दीन एयरपोर्ट। हर साल हजारों पिलग्रिम ग्रुप वाइज अलग अलग बैचेस में भेजे जाते हैं। इंडोनेशिया से हज का सफर सीधा नहीं होता, आमतौर पर रूट होता है, जैसे इंडोनेशिया से मलेशिया, मिडिल ईस्ट, ट्रांजिट, जद्दा या फिर मदीना। कुछ फ्लाइट्स डायरेक्ट भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर में 1 या 2 स्टॉप ओवर होते हैं। पूरा सफर लगभग 10 से 15 घंटे तक लग सकता है। अब बात करते हैं ट्रैवल एक्सपीरियंस की। हर ग्रुप के साथ गाइड यानी मुतफ्फिफ होता है। गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटर 24/7 रहते हैं। इमिग्रेशन और बैगेज हैंडलिंग स्पेशली अरेंज्ड होता है। बहुत से लोग ये नहीं जानते, मदीना से इंडोनेशिया की दूरी लगभग 7,500 से 9,000 किलोमीटर के बीच होती है और सीधी फ्लाइट्स में समय लगता है लगभग 10 से 12 घंटे। अब बात करते हैं उस दूसरे तरीके की जिसमें आप जल्दी हज कर सकते हैं, और वो है प्राइवेटली या स्पेशल हज पैकेज। इसके जरिए भी हज किया जा सकता है। कुछ लाइसेंस प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी सरकार से अप्रूव्ड हज पैकेजेस चलाती हैं। इनमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम रहता है, लेकिन प्रोसेसिंग फास्टर हो सकती है, सर्विस प्रीमियम होती है, होटल्स बेहतर और करीब होते हैं। प्राइवेट हज का खर्चा गवर्नमेंट से ज्यादा होता है, लगभग 150 मिलियन आईडीआर से 250 मिलियन आईडीआर तक। तो ये प्रोसेस कैसे होता है? रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी चुननी होती है, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, हज कोटा और वीजा अप्रूवल गवर्नमेंट सिस्टम से ही होता है। एजेंसी पूरी ट्रैवल कोऑर्डिनेशन करती है।
लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है, इंडोनेशिया में चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, फाइनल अप्रूवल कोटा सऊदी गवर्नमेंट और इंडोनेशिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होता है। इसलिए प्राइवेट सिस्टम सिर्फ कंफर्ट और स्पीड अपग्रेड देता है, लेकिन हज का वेटिंग सिस्टम पूरी तरह खत्म नहीं करता। अब समझते हैं हज करने में कितना खर्चा आता है। गवर्नमेंट हज पैकेज की बात करें तो ये सबसे कॉमन ऑप्शन है। टोटल खर्चा इसमें 80 मिलियन IDR से 120 मिलियन IDR तक आता है, यानी इंडियन रुपीज में लगभग 4 से 6.5 लाख रुपए। इसमें इंक्लूड होता है फ्लाइट टिकट्स, बेसिक होटल, ग्रुप ट्रांसपोर्ट, फूड एंड गाइडेंस, लेकिन वेटिंग टाइम बहुत लंबा होता है। दूसरा है प्रीमियम और स्पेशल हज पैकेज, जल्दी जाने वाला ऑप्शन। इसमें खर्चा 150 मिलियन IDR से लेकर 250 मिलियन IDR तक आता है, यानी इंडियन रुपीज में बात करें तो 8 से 14 लाख। इसमें इंक्लूड होता है 4 to 5 स्टार होटल्स काबा के पास, डायरेक्ट और फास्टर फ्लाइट्स, बेटर रूम और फैसिलिटीज, प्राइवेट गाइडेंस, एक्स्ट्रा हिडन एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि वीजा प्रोसेसिंग, लोकल ट्रांसपोर्ट अपग्रेड्स, पर्सनल शॉपिंग, मेडिकल इंश्योरेंस। लगभग 6 से 50 मिलियन IDR भी एक्स्ट्रा लग सकते हैं। होटल डिफरेंस की बात करें तो मदीना स्टे आमतौर पर 3 से 5 दिन होता है। मस्जिद नबवी के पास होटल होता है, ये पीसफुल स्पिरिचुअल स्टे होता है। मक्का स्टे की बात करें तो सबसे लंबा स्टे 15 से 25 दिन होता है। यही मुख्य हज रिचुअल होते हैं। होटल्स 3 कैटेगरीज में होते हैं, यानी कुल मिलाकर जितना पास होटल उतना ज्यादा कॉस्ट। अब जैसे ही हाजियों का काफिला सऊदी अरब पहुंचता है, हवा बदल जाती है, माहौल बदल जाता है और दिल की धड़कन भी। ये सिर्फ एक देश में एंट्री नहीं होती, ये एक ऐसे सफर में दाखिल होना होता है जो इंसान की रूह को हिला देता है। सबसे पहले हाजियों का स्वागत होता है मदीना या मक्का में। मदीना में सबसे पहले लोग जाते हैं मस्जिद नबवी, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत, सॉफ्ट और इमोशनल होता है। लोग पहली बार जब रोज़ाए रसूल के सामने खड़े होते हैं तो बहुत से लोग बस रो पड़ते हैं। कोई कुछ बोल नहीं पाता, बस दिल भर जाता है। जैसे ही इंसान हरम शरीफ यानी मक्का पहुंचता है, उसको एक अलग ही एहसास होता है। यहाँ हर तरफ लाखों लोग होते हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी शांति होती है। हर किसी के चेहरे पर एक ही बात होती है, मैं अल्लाह के घर आया हूँ। इसके बाद शुरू होता है एहराम। हज की शुरुआत होती है एहराम से। सफ़ेद 2 कपड़े, न कोई ब्रांड, न कोई स्टैचू, न अमीर न गरीब, सब एक जैसे। यहाँ इंसान को समझ आता है कि मौत के बाद भी हम सब ऐसे ही जाएंगे। फिर शुरू होता है तवाफ। काबा के चारों तरफ 7 चक्कर। हर चक्कर में भीड़ नहीं दिखती, बस दिल दिखता है। कोई रो रहा होता है, कोई दुआ मांग रहा होता है, कोई बस चुप खड़ा होता है और हर दिल की आवाज़ होती है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर लोग चलते हैं सफ़ा और मरवा के बीच। ये वो जगह है जहाँ हजरत हजर ने पानी की तलाश में दौड़ लगाई थी। यहाँ हर पिलग्रिम को ऐसा एहसास होता है कि सब्र और भरोसा क्या होता है। दोनों हिल मस्जिद अल हरम के अंदर ही है। इनके बीच लगभग डिस्टेंस 450 से 500 मीटर दूर है। 7 राउंड्स पूरा करने पर टोटल वॉक लगभग 3.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर होती है। ये पूरा सफ़र कवर्ड वॉकवे में होता है, AC सिस्टम भी होता है। इसके बाद हज का सफ़र जाता है मिना की तरफ। मक्का से दूरी है लगभग 8 किलोमीटर। यहाँ लाखों लोग एक साथ टेंट्स में रहते हैं, ना लग्जरी ना कंफर्ट, सिर्फ एक चटाई, एक छोटा सा बैग और इबादत। यहाँ इंसान को महसूस होता है कि दुनिया की सारी दौलत टेम्पररी है। यहाँ लाखों टेंट्स होते हैं। हज के 2-3 दिन सबसे ज़्यादा यहीं रहते हैं। बस ग्रुप ट्रांसपोर्ट से जाना होता है। फिर आ जाता है हज का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन, अराफात डे। मक्का से दूरी है लगभग 20 से 22 किलोमीटर। यही हज का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है। यहाँ लाखों लोग एक ही जगह खड़े होते हैं। सूरज तेज होता है, भीड़ बहुत होती है, लेकिन लोग बस दुआ में लगे रहते हैं। कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा होता है, कोई अपने परिवार के लिए रो रहा होता है। कहा जाता है अगर अराफात नहीं हुआ तो हज पूरा नहीं होता। यहाँ इंसान अपने पूरे जीवन का हिसाब अल्लाह के सामने रख देता है। इसके बाद आता है मुज़दलिफ़ा। रात को हाजी मुज़दलिफ़ा जाते हैं। अराफात से दूरी है लगभग 9 से 10 किलोमीटर। मक्का से दूरी है लगभग 15 से 18 किलोमीटर। यहाँ रात में खुले आसमान के बीच रुकना होता है। यहीं से रामी यानी जमरात के लिए पत्थर उठाए जाते हैं। यहाँ कोई होटल नहीं, कोई बिस्तर नहीं, बस ज़मीन है और आसमान। लोग वहीं रुकते हैं, पत्थर इकट्ठा करते हैं और रात भर अल्लाह को याद करते हैं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो लाइफ में कभी नहीं भूला जा सकता। कई कैंप्स पैदल दूरी पर होते हैं। भीड़ की वजह से कभी कभी 30 से 60 मिनट वॉकिंग लगती है। यहाँ शैतान को सिंबॉलिकली पत्थर मारे जाते हैं। जहाँ लोग पत्थर फेंकते हैं, ये असल में शैतान को रिजेक्ट करने का सिंबल है, मतलब अपनी बुराई, गुस्सा और गलत आदतों को छोड़ना। इसके बाद होता है कुर्बानी और हेयर कट। इसके बाद कुर्बानी की जाती है। यहाँ इंसान सीखता है कि सेक्रीफाइस ही असली इबादत है। फिर बाल कटवाए जाते हैं। ये इस बात का सिंबल है कि इंसान अब नया जीवन शुरू कर रहा है। और आखिर में जब हाजी
आखिरी बार काबा का तवाफ करता है तो वो पल बहुत इमोशनल होता है, आंखों में आंसू होते हैं, दिल भारी होता है और जुबान पर सिर्फ एक बात होती है, या अल्लाह तूने मुझे बुला लिया।